हेलो गाइस, आज के गैस लॉस के चैप्टर में हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की। गैस लॉस का सेकंड लेक्चर है आज। हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो सर दो क्वेश्चन आते हैं सिंपल कि आइडियल गैस क्या होती है और क्या इक्वेशन है, राइट। तो इक्वेशन तो हमारी मैंने आपको लास्ट जब टॉपिक की बात कर रहे थे स्टोइशियोमेट्री, जब आपको मैंने बताई थी इक्वेशन हमारी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, जहाँ पे पी क्या है आपका प्रेशर है, प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स जिस भी हम गैस की बात कर रहे हैं, आर है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट, और टी क्या है आपका टेम्परेचर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सॉरी। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन है आपकी। तो बोले तो अगर आपको हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कल के लेक्चर में कि गैसेस की हम जनरली 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अगर आपको ये 3 चीज़ें गिवन है जो कि आप जनरली मेज़र कर सकते हो, प्रेशर को आप बैरोमीटर फिर नैनोमीटर से मेज़र कर सकते हो, वॉल्यूम को आप जो उस कंटेनर की वॉल्यूम होगी वो गैस की वॉल्यूम होगी, टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर या फिर किसी मतलब टेम्परेचर मेज़र करने के लिए भी आपके पास अलग अलग होते हैं, उनसे मेज़र कर सकते हो। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ लैब में आपकी क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आर अगर आपको पता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो बेसिकली इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो जनरली। तो ये हमारा जनरली मतलब कि कितनी गैस है आप ये निकाल सकते हो, कितने मोल्स ऑफ गैस हैं जो कि इतनी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इतने टेम्परेचर इतने वॉल्यूम पे। ओके, आर की वैल्यूज़ आपको अगर मैंने लास्ट में बता रखी हैं, एक बार और दोबारा से बता देते हैं। अगर आप बात करते हो तो 0.0821, यहाँ पे यूनिट्स क्या हैं, लीटर, एटमॉस्फेयर, एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो मोल तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट तो मोल हो गई, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन हो गई, और ये क्या है प्रेशर की यूनिट एटीएम और वॉल्यूम की यूनिट लीटर। तो जब इन यूनिट्स में हम बात करेंगे लीटर, एटीएम, बेसिकली एटीएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इन यूनिट्स में बात करेंगे मतलब जब प्रेशर एटीएम में होगा तो हम जनरली आर की ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं 0.0821। ओके, जब हम दूसरे उसमें बात करेंगे तो हम बात करेंगे 8.31 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो टेम्परेचर और मोल की यूनिट तो सेम रहेंगी, सिर्फ एनर्जी की यूनिट, ये एनर्जी की यूनिट है, लीटर इंटू एटीएम जो होगी ये एनर्जी की यूनिट है बेसिकली, जूल्स भी एनर्जी की यूनिट है। एक तो एनर्जी टाइम्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो लीटर इंटू एटीएम कर लो, चाहे जूल्स में एनर्जी को कन्वर्ट कर लो। तो जूल्स कब आएगा, जब हम बात करेंगे प्रेशर की पास्कल्स में और वॉल्यूम की मीट्रिक क्यूब में, राइट। जूल्स आपकी एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट प्रेशर की क्या है पास्कल्स, विच इज़ नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है मीट्रिक क्यूब। तो जब इन दोनों चीज़ों में होंगी आपकी यूनिट्स, प्रेशर पास्कल में होगा, वॉल्यूम मीट्रिक क्यूब में होगा, तो आप जूल्स में आंसर आएगा आपको, तो आप ये वाली कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करोगे आर की 8.31। और अगर इससे को जूल्स को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है 2 कैलोरी, मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स, ठीक, 2 कैलोरी। तो अगर आप इन यूनिट से देखो तो आप इस आर की डेफिनेशन क्या कह सकते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की आप डेफिनेशन कह सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कितनी एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड क्या करने के लिए, टू रेज बढ़ाने के लिए 1 मोल, कितनी क्वांटिटी, 1 मोल ऑफ गैस, टू रेज 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन टेम्परेचर। तो 1 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आप यूनिट से देख सकते हो एनर्जी पर मोल पर केल्विन, कितनी एनर्जी लगी पर मोल पर केल्विन, 1 मोल और 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए गैस का कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और वो आपने जब आपने कैलकुलेट करी या फिर जो भी करा तो ये आता है आपका एक्सपेरिमेंट से, कांस्टेंट जनरली एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होता है, तो ये आपको ये आता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की कल हम बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स की स्टोइशियोमेट्री में हम बात कर चुके हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अब मैंने आपके साथ बात कर ली। तो ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया कि आइडियल गैस इक्वेशन है क्या। अब दूसरा क्वेश्चन कि आइडियल गैस क्या है,
राइट। गैस हमें नॉर्मल पता है, आइडियल गैस क्या है भाई, फिजिकल लाइफ में कुछ भी आइडियल नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया रियल लाइफ में कुछ भी आइडियल नहीं होता। तो आइडियल गैस क्या है, क्या कंडीशन है कि मैं गैस को कहूँगा आइडियल है। तो बेसिकली हमें कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी तब मैं गैस को कहूँगा कि आइडियल है। तो अगर ये मेरा कंटेनर है और ये मेरी गैसेस है, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस कंटेनर में क्या कर रहे हैं, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। बेसिकली गैस क्या होती है, कांस्टेंट मूविंग नेचर में होती है, और जो पार्टिकल्स हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, तो कोलाइड कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो किन कंडीशंस में कहूँगा कि जो मेरी गैस है वो आइडियल है। तो बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो मैं गैसेस को आइडियल मानता हूँ। तो क्या, एक तो जो इनका जो ये जो पार्टिकल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनका साइज है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, साइज या फिर साइज के लिए और अच्छा वर्ड यूज करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज जीरो या फिर ऑलमोस्ट जीरो कह लो। मतलब कि जो ये इनका जो साइज है इन मॉलिक्यूल्स का रियल लाइफ में, ऑफकोर्स कुछ साइज होगा एक मॉलिक्यूल का, गैस का अगर आप एक मॉलिक्यूल हो गया तो बहुत ही कम होगा, लेकिन स्मॉल स्केल पे कुछ उसका साइज होगा। तो जब हम रियल लाइफ कैलकुलेशंस करेंगे तो उस साइज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जब उसकी कॉलिजन होगा या फिर कुछ भी हम मेजर करेंगे, वो साइज उन मेजरमेंट्स पे फर्क डालता है। ओके, तो उसकी वजह से अब कैलकुलेशंस हार्ड हो जाती हैं। तो हम क्या मान के एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं इस मॉलिक्यूल का कोई साइज ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो साइज है, मतलब एक डॉट है, जनरली एक डॉट है बस। हम मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल मानने की जगह एक डॉट एज्यूम करते हैं, ऑलमोस्ट जीरो साइज एज्यूम करते हैं, वॉल्यूम उसकी ऑलमोस्ट जीरो है, ये हम एज्यूम करते हैं, तब आइडियल गैस इक्वेशन हमारी लगती है। दूसरा क्या है, दूसरा है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन या फिर वर्ड अच्छे से यूज करेंगे तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, या फिर अट्रैक्शन की जगह भी यूज कर सकते हैं फोर्स। तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा वर्ड है तो ऐसे करते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। तो आपको पता है कि, क्या पता है आपको कि जो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट। कॉमन सेंस की बात है, जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो बहुत हाई होती है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो भी अच्छी खासी होती है, तभी वो वॉल्यूम में रहते हैं, लाइक, है ना। लेकिन जो गैसेस की जो होती है आपकी, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत वीक होती है, राइट, लेकिन होती है, वीक होती है लेकिन होती है। तो जो जो ये अट्रैक्शन फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, वो इनके मोशन को अफेक्ट करती होगी ऑफकोर्स। उसका कुछ मान लो साइज नहीं भी है, लेकिन अगर अट्रैक्शन फोर्स है बीच में तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अफेक्टेड होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है उनके बीच में। जब वो अफेक्टेड होंगे तो इसका मतलब क्या है, जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करेंगे, रियल लाइफ में हम उन्हें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑफकोर्स हमें बहुत हार्ड पड़ेगा कि भाई कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे बढ़ जाएंगे अट्रैक्शन वाले, जो अगर हम सिचुएशंस डालेंगे। तो उन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अगेन हमने क्या एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया कि इन्हें मान लेते हैं, क्योंकि बहुत कम होती है, पहले से ही बहुत कम होती है, लेकिन होती है, तो अफेक्ट करता है लेकिन कम अफेक्ट करता है। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि ऑलमोस्ट जीरो एज्यूम कर लेते हैं, तो आइडियल बन जाएगी हमारी गैस। तो ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज ना के बराबर हो, और जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में वो भी ना के बराबर हो, ऑलमोस्ट जीरो हो, ऐसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। तो आइडियल गैस बनाने के लिए, रियल गैस को आइडियल गैस ले जाने के लिए हमें दो कंडीशन एज्यूम करनी पड़ती है, वॉल्यूम ऑफ साइज, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, और क्या कहते हैं आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो ऑलमोस्ट जीरो। तो ये दो हम बात करते हैं कंडीशंस की, जिसकी वजह से हमारी जो गैस है वो आइडियल गैस कहलाएगी। ओके, तो आपने पढ़ लिया कि आइडियल गैस क्या होती है, कि किन कंडीशंस पर आइडियल गैस बनती है, और आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली, क्या पढ़ ली, पी वी इक्वल्स टू NRT, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। देखिए यहाँ से अब मैं आपको नॉर्मल थोड़े बहुत रिजल्ट दिखा देता हूँ, जो कि कॉमन सेंस वाले रिजल्ट हैं, लेकिन आप देख सकते हो एक बार फिर भी। प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के एट कॉन्स्टेंट, अभी बस मैं आपको नॉर्मल उसमें दिखा रहा हूँ, एट कॉन्स्टेंट NNT। अगर आपका N और T कॉन्स्टेंट है और R आपका पहले से कॉन्स्टेंट है, तो PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो जो प्रेशर हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, राइट। तो ये आपका पहला सिंपल रिलेशन आप यहाँ से देख सकते हो। प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये भी आप देख सकते हो, राइट। जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब, एट कॉन्स्टेंट N एंड V, ठीक है ना। ये आपकी नॉर्मल हैं, आगे हम इन्हें डीप में भी पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिंपल सिंपल दिखा रहा हूँ,
जो प्रेशर है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के भी है एट कांस्टेंट वी एन टी, राइट। प्रेशर जो है एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे उतना आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। यह भी आपको मैं और डीप में बाद में समझाऊंगा, अभी बिल्कुल बेसिक आपको सिखा रहा हूँ। जो वॉल्यूम है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के है और जो वॉल्यूम है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के है। अगेन एट कांस्टेंट व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, और एट कांस्टेंट ये वाला टेम्परेचर के कब होगी प्रेशर एंड एन। तो ये आपके 5 रिजल्ट हैं, है ना, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके 5 रिजल्ट हैं जो कि आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो अगर आपके बाकी 2 चीज़ें कांस्टेंट है, राइट। तो आगे मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा कैसे इन 5 बेसिक रिजल्ट्स पे 5 साइंटिस्ट ने थ्योरी बना दी और अपने अपने नाम फेमस कर लिए, राइट। बिल्कुल बेसिक रिजल्ट्स हैं, दिख रहे हैं आपको, लेकिन आगे आपको दिखाओगे, आप इन्हीं रिजल्ट्स पे देखोगे कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड से उन्होंने थ्योरी से लिख दी, लेकिन कहने का मतलब यही है, उसे फारसी में लिख दिया और फिर कह रहे हैं हम तो फेमस हो गए। तो यही केमिस्ट्री वाले करते हैं, सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड लिख के कहते हैं हम तो फेमस हो गए, पता चलता है बात सिंपल थी। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से आप ये 5 रिजल्ट बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे आप बाकी 2 चीज़ों को कांस्टेंट रख दोगे तो आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इन पे बाद में हम देखेंगे क्या क्या इनके अलग अलग रिजल्ट्स को कैसे कैसे अलग अलग डिफाइन करके नया नया लॉ बनाया गया और साइंटिस्ट ने उन्हें अपने नाम दे दिए। तो फिर आपको वो याद करने पड़ते हैं, एग्जाम में लिखने पड़ते हैं। चलो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।